नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। और शुरुआत करने से पहले एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको दबाना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये है संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना ही वो चीज़ है जिससे हमें पता पड़ता है कि संविधान मतलब क्या बताना चाहता है या किस तरीके की शासन व्यवस्था की बात करता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को कैसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय जो है वो कितने प्रकार की देने की बात कर रहा है हमारा संविधान? 3 प्रकार के न्याय देने की बात कर रहा है हमारा संविधान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी परीक्षाओं में। आगे देखते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कुल कितनी स्वतंत्रता की बात कर रहा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा है हमारा जो संविधान है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता जो है वो कितने प्रकार की? 2, अवसर और प्रतिष्ठा की समता की बात कर रहा है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख कितनी तारीख? 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अब तीनों शब्दों का अर्थ समझ लिया। अंगीकृत का मतलब है स्वीकार करना, हमने अब मान लिया, इसको स्वीकार कर लिया, इस संविधान को अंगीकृत कर लिया। अधिनियमित मतलब लागू करना, कानून बना करके, कानून इसी के थ्रू चलेंगे। और आत्मार्पित का मतलब है कि किसको अर्पित कर रहे हैं ये बना करके कानून? हम अपने आप को ही हम समर्पित कर रहे हैं ये कानून बना करके या संविधान बना करके। तो ये संविधान की प्रस्तावना होगी। आइए आगे देखते हैं। भाग, क्षेत्र और अनुच्छेद। भाग, क्षेत्र और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। आइए, भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसमें अंतर्गत आते हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का मूल कर्तव्य इसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 संघ के बारे में 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य के बारे में, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ये जो मैं बता रहा हूँ जितनी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बताऊंगा मैं। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 243। भाग 9 पंचायतें हैं, इसमें 243 का से 243 ड़ा तक। 9 का में नगर पालिकाएँ हैं, 243 ता से 243 छा तक। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, 244 ए या 244 का। भाग 11 में संघ और उस राज्य के बीच संबंध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, संघ और राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। नेक्स्ट जो भाग है, भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक है। 14 का में अधिकरण है या ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, 323 का और खा। भाग 15 में निर्वाचन है, 324 से 329 का तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, तो SC ST के लिए है, 330 से 342 तक। भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है, 345 से 351। ये का इम्पोर्टेंट जो है वो वही बता रहा हूँ। और अनावश्यक इसके अलावा जो मैं यहाँ पर तैयारी कराऊंगा, ये RO ARO की जो परीक्षा है उसमें भी सहायक होगी आपके लिए। प्रीलिम्स में UPPCS की जो प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है उसमें भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ये जो सीरीज़ अब मैं शुरू कर चुका हूँ ये हेल्पफुल रहेगी।
और साथ ही में यूपीएसआई की जो परीक्षा होने वाली है निकट भविष्य में, वहाँ पर भी हेल्पफुल होगा, और अन्य अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के बेस पर ये हेल्पफुल रहेगा ये। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप हर उन कॉमन सिलेबस में मिलेंगी ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि किसी यूपीएसआई के सिलेबस में है तो यूपी पीसीएस में नहीं है। मैं जब बोल रहा हूँ जब यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल होगा तो वो यूपी पीसीएस के लिए ही बताऊँगा मैं, जो आरओ के लिए स्पेशली करना होगा वो आरओ के लिए बताई जाएगी वो चीज़, और यूपीएसआई के लिए जो स्पेशली करनी होगी वो यूपीएसआई के लिए होगी। या फिर जीआईसी के जो लेक्चरर के जो फॉर्म आए हुए हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई हुई है, उनके लिए जब मैं हिस्ट्री या जो भी कुछ बताऊंगा तो जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराऊंगा वो उसी के बेस पर बताऊंगा। फिलहाल ये जो चीज़ है इतना बेसिक, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। भाग 18 आपात उपबंध है 352 से 360, प्रकीर्ण तो खैर नहीं पूछा गया अभी तक। भाग 20 में संविधान का संशोधन 368 आर्टिकल है इसके लिए। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन 393 से 395। नेक्स्ट देखते हैं संविधान पर विदेशी प्रभाव क्या पड़ा है। संविधान पर विदेशी प्रभाव जो है, विदेश की मतलब क्या क्या चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान है वहाँ से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकारों को संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, वो वहीं से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है। एवं उस पर जो महाभियोग की प्रोसेस है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति का उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात, तो ये भी वहीं से लिया गया है। वित्तीय आपात भी पूछा जाए तो कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता वहाँ पर जो प्रावधान है। नेक्स्ट विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो नीति निदेशक सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, तो राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं किसी भी अपने क्षेत्र विशेष में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, तो राष्ट्रपति करता है। इसे कितने लोगों करता है, 12 लोगों का मनोनयन करता है या मनोनीत करता है राज्यसभा में। तो ये जो प्रोविज़न है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध भी, आपातकालीन उपबंध, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची ये कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जर्मनी, जर्मनी से क्या क्या लिया गया, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, आपातकालीन उपबंध आयरलैंड के संविधान से। लेकिन जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रोविजंस हैं आपातकाल के दौरान वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये सब कनाडा के संविधान से ली गई हैं दोनों चीज़ें। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है वो दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। रूस के संविधान से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो रशियन उससे ली गई कॉन्स्टिट्यूशन से। जापान के संविधान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नोट कर लेते हैं थोड़ा सा, नोट का मतलब इसमें यही है कि जो अधिकतर जो संविधान में जो प्रोविज़न है हमारे वो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उससे लिया गया। लगभग 3/4 जो प्रोविज़न है वो सीधे सीधे उठा करके रख दिए गए हैं। तो देखो 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद या 250 अनुच्छेद सीधे सीधे 1935 के अधिनियम से सीधे या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। आइए अब जानते हैं भारत संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में। मूल रूप से संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। तो आइए देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। अब संख्या घट बढ़ सकती है,
ये अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन मेन चीज़ याद रखिए संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? दूसरी अनुसूची में इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, तो विभिन्न पदाधिकारियों ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी अनुसूची में कौन कौन से राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है एक तरीके से, वो प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया दूसरी अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, तो तृतीय अनुसूची में शपथ का प्रोविजन किया गया है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, संघीय क्षेत्र जो है उनका राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है, किस तरीके से जो रेशियो बनाया गया है उसके बारे में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं AMTM, AMTM, ए से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम, तो AMTM, ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हैं, या ATM इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, केवल इन्हीं 4 राज्यों के, छठी अनुसूची में। नेक्स्ट सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केवल समवर्ती सूची ली गई है, ठीक। यहाँ पर तीनों सूचियों का वर्णन है सातवीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय होंगे उन पर केवल जो कानून बना सकता है वो संघीय सरकार बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और समवर्ती सूची पर जो विषय होंगे उन पर दोनों कानून बना सकती हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी है, संघीय सरकार भी। नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं अब संघ सूची के बारे में क्या है। इस सूची में दिए गए मतलब वही केंद्र सरकार कानून बनाती है। 97 विषय थे, अब वर्तमान में 98 विषय हो चुके हैं। विषय ऊपर नीचे होते रहते हैं, देख लीजिएगा आप, इसके बस भाव को समझिए। राज्य सूची के जो विषय हैं, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून, तो राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। राष्ट्रीय अगर हित से संबंधित है कोई चीज़ तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है इसमें। संविधान के लागू होने के समय 66 थे, इस समय 62 विषय हैं इसमें, ठीक। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची में अगर एक ही विषय पर दोनों लोगों ने कानून बना दिया है, एक ही मुद्दे पर, एक ही समस्या पर या एक ही टॉपिक पर, कुछ भी, मतलब केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया और वही कानून राज्य सरकार ने बना दिया उसी विषय पर, तो जो केंद्र का जो कानून होगा वो मान्य होगा, राज्य का कानून प्रभावी या मान्य नहीं होगा उस कंडीशन में। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा, ठीक। 8वीं अनुसूची, ये किससे संबंधित है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी जब संविधान लागू हुआ था। मूल रूप से मतलब जो है 1967 में सिंधी को इसमें जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया इस समय। और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 2004 में शामिल किया गया था इनको। 9वीं अनुसूची, संविधान की यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है यह अनुसूची, मतलब पहला जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। इसके
अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है कि राज्य जो है वो किन किन संपत्तियों का अधिग्रहण करेगा और किस तरीके से करेगा, वो विधि बताई गई है इसमें। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम है इस अनुसूची के तहत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 10वीं अनुसूची पता ही है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है, दल बदल 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची या 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए मतलब प्रोविज़न बताए गए हैं और उसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं, ये याद करने वाली चीज़ है। 12वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में ये भी जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों के लिए था, 73 में जो है पंचायती राज में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्र से मतलब नगर पालिका वगैरह के लिए। और इसमें जो कुल है 18 विषय दिए गए हैं इनको, ये उन पर कानून नियम कानून बना सकते हैं। अब आइए मौलिक अधिकारों की शुरुआत करते हैं। तो भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार, तो क्या क्या मौलिक अधिकार दिए हुए हैं भारत के नागरिकों को, या फिर चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक अधिकारों को देखेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट इसलिए भी ज़रूर करें, अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, या फिर मैं आप लोगों के लिए क्या सुधार और कर सकता हूँ, कुछ कमी हो तो आप उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इतना यकीन जानिए, मैं वही सब चीज़ें कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अनावश्यक मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा आप लोगों को, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।